नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है और आज का दिन भी है संडे, यानी कि सूर्य का दिन। तो चलिए सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। यदि आपको सवाल जवाब का एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सवाल जो है रॉबिन विरार जी का है। इन्होंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडररेटेड टॉपिक बट नेवर गेट्स क्लियर। देखिए, ये सवाल जो इन्होंने किया है, ये जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें आपको टाइलिंग का जो डायमेंशन होता है वो किस तरीके का होता है, कैसे जो है हम बेसिक जो है गलतियां करते हैं जब हम डायमेंशंस को नोट करते हैं या फिर एरिया निकालते हैं। यदि आपने वो एपिसोड नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जो है आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, व्हेन आई मेजर्ड माई फ्लैट इट केम अप एज 860 स्क्वायर फीट एंड ऑन रजिस्ट्री इट्स 970 स्क्वायर फीट विच डज नॉट लुक अलाइक। बिल्डर ने पागल बना दिया। बाकी 110 स्क्वायर फीट इंटरनल वॉल्स हैं विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इट मेजर। सो क्वेश्चन हियर इज, बिल्डर जो दिखाता है वो पोजीशन देते वक्त मेजर किया जाएगा और इज देयर एनी रूल, अगर कम निकलता है इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन विल बिल्डर बी लायबल। देखिए रॉबिन विरार जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे ही मिलता जुलता जो है 1-2 लोगों ने, 3 लोगों ने और भी कमेंट किया, उसमें से एक क्वेश्चन इसमें भी लिया जाएगा। आपका जो इसमें सबसे ऊपर आपने लिखा है कि आपका 970 स्क्वायर फीट का रजिस्ट्री हुआ है, 960 स्क्वायर फीट ही आपने जो है निकाल पाए हैं। बाकी जो है ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनल वॉल वगैरह है। देखिए, इंटरनल वॉल वगैरह जो होते हैं वो 7 से 8% जो है रहता है। तो 860 स्क्वायर फीट जो है आपका, अगर उसका आप 7% या 8% देखेंगे तो 60 से 70 स्क्वायर फीट के अंदर ही आ रहा है। तो वो 110 स्क्वायर फीट तो नहीं हो सकता है। 7 से 8% ही जो है इंटरनल वॉल्स होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि अगर कम होता है तो क्या कुछ ऐसा, देखिए आपके एग्रीमेंट में भी लिखा रहता है कि 3% का फ्लक्चुएशन इधर या उधर हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर जाहिर सी बात है ज़्यादा तो कभी किसी को मिलता ही नहीं, कम ही मिलता है। आप मेज़र करते वक्त जो है, जो लॉबी स्पेस हैं या फिर जिसके डायमेंशंस नहीं दिए गए हैं, इन चीज़ों का ध्यान जरूर दिया करिए। कई बार ऐसा भी किया जाता है, जो आपका टेरेस एरिया है, बालकनी एरिया है, जो टोटल एरिया में आपको एक साथ दिखाया जाता है, कारपेट प्लस टोटल एरिया, तो उसके साथ कोई सॉफ्ट वगैरह का एरिया, तो वो भी कई बार लोग जो है, डेवलपर जो है उसे टोटल एरिया में दिखा देते हैं। तो उसे आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या हमने खरीदते वक्त चीज़ों को मेज़र किया था या नहीं किया था, और किया था तो किस तरीके से किया था। क्या गड़बड़ियाँ अभी जो है देखने में आ रही हैं, क्योंकि आप तो कहेंगे कि भाई फिजिकल तो पोजीशन आज मिला है, लेकिन अगर आपको जो ये कन्फ्यूजन वॉल की थिकनेस को लेके आ रहा है कि वॉल के एरिया में इतना कुछ जा रहा है, तो ये तो पहले भी कैलकुलेट किया जा सकता था। तो पहले इन चीज़ों का ध्यान दें। जो हम लोग नए नए टॉपिक्स ला रहे हैं वो खासकर ऐसे लोगों के लिए, इसीलिए हम लोग हमेशा आगाह करते हैं कि जो लोग खरीदने जा रहे हैं वो देखें। ये खरीदने के बाद क्या होगा, आपको जानकारियाँ मिलेंगी तो आप रिग्रेट फील करेंगे। तो रिग्रेट फील करने में उतना मज़ा नहीं है जितना कि जो कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं उनको ये जानकारी मिल जाए तो अच्छा। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग इसे शेयर करें, जो लोग खरीद रहे हैं, या फिर आप खुद उनको समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें सब हर किसी का फ़ायदा होगा। आप अगला सवाल जो आपसे ही मिलता जुलता है वो सुनील देवी दासानी जी जो है वो लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने लिखा है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन इफ़ दिस हैपन्स टू एनीवन एट टाइम ऑफ पोजीशन लाइक फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव मेंशन्ड। Builder can say internal walls or it's just like this in our construction. Being a buyer, what can be done? देखिए सुनील जी, जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं, अभी होता क्या है, जैसे बार बार हम लोग बताते हैं कि आप जाते हैं, बस एक ही दिन आपको ऐसा हाइप क्रिएट किया जाएगा, ऐसी अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी, आप टोकन दे देते हैं। बाद में पता चलता है वो रिफंडेबल टोकन आपने लिया नहीं, आपने तो जो है ले लिया है, तो आगे आपको परचेज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पैसा आपका लैप्स हो जाएगा। फिर आप जाएंगे फटाफट केवल आप फ्लोर या फिर डायरेक्शन का प्रेफरेंस करके चीज़ों को फाइनल कर लेते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये, जब आप किसी प्रॉपर्टी को फिल्टर डाउन कर रहे हैं तो आप उसके लोकेशन को समझ लीजिए, उस बिल्डर को समझ लीजिए, उसकी लेगेसी को समझ लीजिए। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के माइन्यूट डिटेलिंग में भी आप लोगों को जाना चाहिए। जैसे आप उसके ब्लूप्रिंट को जाके चेक करिए, वहाँ पे किस तरीके से डायमेंशन लिखे गए हैं, कि अगर उसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उसे क्लैरिफाई करिए। ये सब क्लैरिफाई करने के बाद ही खरीदिए। अगर वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रही तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्यों खरीद रहे हैं आप, मत खरीदिए। आप वहाँ पे एरिया को भी कैलकुलेट करिए कि आप कितना कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इंटरनल वॉल उसमें कितना इंक्लूड हो रहा है, तो पहले से ही क्लियर होगा तो चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी। अगर आप उसके लिए जो है नहीं क्लियरिफाई हो पा रहा है, कुछ आपको डाइसी लग रहा है, तो मत आगे बढ़िए। आपका पैसा, उसकी जिम्मेदारी आपको रखनी है। कहीं आपको मदद की ज़रूरत लगती है, क्या कैसे हो रहा है, कहाँ पे कैलकुलेशन के कुछ मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो हम लोग भी आपकी शायद मदद कर पाएँ कि भाई ये इस तरीके से है,
तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहती है कि उसमें इन पर्सन कंसल्टेशन आप लोगों को दिया जाए। तो यहाँ पे आप एग्रीमेंट करा लो या फिर आपको पोजीशन मिल जाए, फिर तो क्या होगा, जो खरीदना था वो हो चुका, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए का होता है। तो पहले इसके लिए फ़ायदे वाली चीज़ ये रहेगी, हम पहले उसे समझें, पहले क्लैरिफाई करें। नहीं क्लैरिफाई हो रहा है तो हम वहाँ पे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और अगर हमें आगे बढ़ना भी है तो हम पहले ही सेटिस्फाई होंगे, चलो ठीक है यार ये इतना ही आएगा, तो हम कल को चीटेड फील नहीं करेंगे। दोनों सिचुएशन में आपका ही फायदा होगा, आपका समय भी खराब नहीं होगा और आप चीटेड भी फील नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, रियाज अहमद साबरी जी हैं, इन्होंने लिखा है, थैंक्स फॉर वंडरफुल एनालिसिस एंड सजेशंस। आई हैव बुक्ड ए फ्लैट एंड नोटिस बिल्डर इज आस्किंग फॉर SDR अमाउंट, SDR यानी कि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। पहला क्वेश्चन आपने पहली पॉइंट डाल के लिखा है, इज इट नॉर्मल ट्रेंड इन पुणे, इफ सो हुज नेम स्टैम्प ड्यूटी बी परचेज्ड। दूसरा पॉइंट आपने लिखा, नीड एडवाइस ऑन व्हाट थिंग्स टू बी टेकन केयर इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट, वी कैन गेट SDR अमाउंट बैक। देखिए, जो दोनों चीज़ आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल ये पुणे या पूरे महाराष्ट्र में कहिए, ये नियम है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी बुक करते हैं उसके 1 महीने के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसमें आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है। यानी कि डेवलपर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको इस समय पे हम इतना डिमांड करेंगे, इस समय पे जो है हमारा कंस्ट्रक्शन इतने स्लैब पे जाएगा, इस समय आपको पोजीशन मिलेगा, उसमें अगर हमारा कुछ डिफॉल्ट होगा तो हम इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसे इंटरेस्ट में देंगे, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, टाइम पेमेंट नहीं तो आपको इतना देना होगा। ये सारी चीज़ें जो है, यानी कि एक म्यूचुअल जो एग्रीमेंट बनता है, सारे पॉइंटर्स डाल के उसका एग्रीमेंट कर लिया जाता है, जो चीज़ अभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस एग्रीमेंट टू सेल को करने के लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देना होता है। वो सीधे सीधे जो है, जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, उसी फ्लैट, यूनिट नंबर, उसी कारपेट एरिया के अगेंस्ट जो है जितना रेडी रेकनर बन रहा है या फिर जो आपकी सेल प्राइस है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी भरना अनिवार्य होता है। 30,000 का रजिस्ट्रेशन आपको भरना होता है। अगर 30 लाख के ऊपर एग्रीमेंट कॉस्ट है तो 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैम्प ड्यूटी आप भरते हैं, प्लस आपको जो है प्रो रेटा बेसिस पे GST देना होता है। यानी कि जितना पेमेंट आपके पॉकेट से डेवलपर को जाएगा उतना GST, अगर 5% के स्लैब में आ रहा है तो 5% का GST भी जाएगा, या फिर अगर आप GST अलग से नहीं दे रहे हैं तो जो पेमेंट आपने किया उसी में से वो GST कट कर लेगा, या फिर अगर 1% के स्लैब में जा रहा तो 1% GST। यानी ये सारे टैक्सेस आपको पहले दे देने होते हैं। बाद में आपको पोजीशन लेटर मिल जाता है, जैसे ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आता है, या फिर उसकी रजिस्ट्री कर दी जाती है। यानी कि जो चीज़ पहले फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी उसके लिए एग्रीमेंट टू सेल किया गया, जब वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है तो ये भी कह दिया जाता है भाई जो जो चीज़ें प्रॉमिस हुई हैं वो चीज़ें आपको डिलीवर की जा चुकी हैं, वही रजिस्ट्री हो जाता है, या फिर उस चीज़ का आपको पोजीशन मिल जाता है। तो ये इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में होता है। नॉर्थ में और कई बार जो है साउथ में भी कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि आप पहले एक MOU हो जाता है, बाद में जब आपको पोजीशन मिलने वाला होता है तो डायरेक्ट उसकी रजिस्ट्री की जाती है। तो यहाँ का थोड़ा सा रूल इस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है शायद आप साउथ के उस जो है फार्मूले को दिमाग में बैठाए होंगे, या फिर नॉर्थ में जो कुछ जगहों पे ये चीज़ें होती हैं उसको लेके। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देना है, वो आपके फ्लैट के अगेंस्ट ही स्टैम्प ड्यूटी को भरा जाएगा। आगे चलते हैं, मिस्टीरियस मैन करके इनका शायद चैनल का नाम है। आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है आप अपना नाम जरूर दें, जिससे आपका नाम लें तो हमें भी अच्छा लगे, आपको भी सुन के अच्छा लगे, बाकी लोगों को भी अच्छा लगे किसने सवाल किया है। आपने यहाँ पे लिखा है, सर शुड आई इन्वेस्ट इन उंद्री नियर बॉस्टन स्कूल, माई फ्रेंड इज आस्किंग मी टू बाई ए शॉप नियर बॉस्टन स्कूल, शुड आई बाई इट और नॉट, प्लीज रिप्लाई। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तरीके से कभी भी जब आप कॉमर्शियल शॉप में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये फायदे का सौदा होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने वाली रहती है कि आसपास ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन कितना है, यानी कि वहाँ पे जितने शॉप्स मौजूद हैं क्या उनके लिए प्रॉपर क्राउड वहाँ पे है, वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग है क्या। कई बार क्या है, लोग शॉप तो ले लेते हैं पर वहाँ इतना मार्जिन ही नहीं है रोड और आपके शॉप के बीच में कि वहाँ पे पार्किंग हो पाए। यानी कि अगर लोग वहाँ रुक ही नहीं पाएंगे तो आपके यहाँ खरीदने के लिए कौन आएगा। अगर खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा तो उसे रेंटल पे कोई क्यों लेगा आपसे अच्छे रेट पे। या फिर आप अपना ही कुछ सेटअप बिठाएंगे तो वहाँ पे लिए उनके लिए स्पेस भी होना चाहिए, जहाँ पे पार्किंग की जगह हो, जहाँ पे और तमाम चीज़ें जैसे कुछ एक्टिविटी या बाहर डिस्प्ले के लिए जगह हो, तभी तो कुछ चीज़ें ढंग की हो पाएंगी, नहीं तो कैसे हो पाएंगी। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे पहले ही तो ही आप उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, नहीं तो वो क्या होगा, आपका पैसा ऐसा होगा कि लग के वो आइडल हो जाएगा। तो आप आसपास देखिए कितना ऑर्गेनाइज, वहाँ पे अनऑर्गेनाइज शॉप आसपास नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके रेंटल कम होते हैं, उनके पास स्पेस भी रहता है और लोग जो है उस तरफ, यानी कि जो बायर हो वो उस तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उस समय भी आपका इंप्रेशन डाउन होगा। यानी कि जो लोग यहाँ पे देख तो लेंगे आपका शॉप पर वहाँ पे आएंगे नहीं। तो ये सारा एनालिसिस आपको लोकल लेवल पे करके फिर करना चाहिए। उसकी विजिबिलिटी भी प्रॉपर देखना। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि लोगों की जो शॉप्स के हाइट है वो नीचे हैं, लोअर बेसमेंट लोअर ग्राउंड दिया गया है, तो वहाँ पे वो विजिबिलिटी ही नहीं आ पा रही है, और साइड साइड से केवल स्टेयरकेस दिए गए हैं,
तो वहाँ पे डायरेक्ट कोई जो है अप्रोच भी नहीं कर सकता है, या अपर फ्लोर पे तो भी अप्रोच। तो ये बातों का ध्यान में रख के फिर आप प्राइसिंग और इस चीज़ों पे जाके क्वालिटी वगैरह देख के फिर परचेज करेंगे, तो आपको कभी भी शॉप के केस में नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए इसे चेक कर लीजिए। कहीं कोई समस्या और भी है तो आप हमें कमेंट में लिख के दोबारा बता दीजिए, या फिर जैसा हमने आपको बताया क्वेरी कंसर्न फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में, उसके जरिए आप हम तक वो चीज़ें पहुँचा दीजिए। कोशिश रहेगी कि आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाए। आगे चलते हैं, सतीश शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन एज पर रेरा इन कारपेट एरिया द इंटरनल वॉल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। जी हाँ, हमने तमाम जो है वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है, ये इंक्लूडेड रहता है। ये रेरा के पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पर एक्चुअली ये बीच में ये माना जाने लगा कि बीच के वॉल तो बाइफर्केटिंग वॉल है, उसे हटाए भी जा सकते हैं, या फिर चीज़ों को जो है एक तरीके से इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल आउटर वॉल को छोड़ के, यानी कि जो आपके फ्लैट का आउटर वॉल है उसे जो है आपको कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता, पर जो इंटरनल वॉल है उसे जो है कारपेट एरिया में इंक्लूड किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका महारेरा कारपेट एरिया किसी भी फ्लैट का, पहले वो महारेरा कारपेट एरिया देख लिए, मान लीजिए 700 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें से 7 से 8% निकाल दीजिए, उतना आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो इंटरनल बाइफर्केटिंग वॉल में चला जाता है। यानी कि आपसे आपके लिविंग से किचन का जो वॉल है, किचन से जो बेडरूम के बीच का वॉल होगा, या फिर जो टॉयलेट के बीच का वॉल होगा, इन सब में 7 से 8% आपका वेस्टेज निकल जाता है। तो 700 स्क्वायर फीट अगर आप खरीद रहे हैं तो लगभग 50 स्क्वायर फीट आपका उसमें वेस्टेज निकल जा रहा है। तो आप अपना ग्रॉस यूजेबल स्पेस 650 स्क्वायर फीट का पकड़ के चलिए एज पर रेरा। वहीं पे जब उसमें टेरेसेस वगैरह जुड़ते हैं तो उसका यूजेबल स्पेस थोड़ा और बढ़ जाता है। तो उसे अलग अलग अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब भी आप लोग फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन, कारपेट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से उसे समझिए, आपकी नीड कैसी है और जहाँ आप खरीद रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मैक्सिमम जो टोटल, क्योंकि डेवलपर आपको क्या दिखाता है, महारेरा कारपेट तो दिखाता है, पर वो फोकस ज़्यादा क्या करता है, टोटल एरिया जिसमें बैल्कनी टेरेसेस सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टेरेसेस में ज़्यादा एरिया आपका जा रहा हो और आपका किचन, लिविंग और बेडरूम काफ़ी ज़्यादा आपका एक तरीके से कॉम्पैक्ट हो रहा है, आप उसमें क्रैम्प फील कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपको टेरेसेस की कम ज़रूरत है तो वो यूजेबल स्पेस आपका ज़्यादा इंटरनल बढ़ जाएगा। अगर आपको टेरेसेस की ज़रूरत है 1-2 तो वो थोड़े बड़े साइज़ के अगर चाहिए तो वो ऐसा आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। यानी कि उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए भी ऐड कर दी कि जो लोग भी इसे सुन रहे हैं आपके सवाल के माध्यम से, वो लोग जाके इन सारे एस्पेक्ट पे चीज़ों को देख के वेरीफाई करके अपना इंटरेस्ट बना के तभी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आगे जैसे हमने कुछ एक चालू किया है कि जो आप लोगों के मन में तमाम जो दुविधाएं रहती हैं, तमाम चीज़ें जो आप लोग सामने लाते हैं, तो कोशिश रहती है कि जो लोग कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक भी लाई जाएं। जैसे यहाँ पे ब्रह्मदेव शाबी जी इन्होंने लिखा है वेरी इन्फॉर्मेटिव, स्ट्रांगली एग्रीड बट एज यूजुअल। ये अगेन उसी सवाल का जिसमें मेजरमेंट के बारे में हमने बताया है। वेरी इन्फॉर्मेटिव, स्ट्रांगली एग्रीड बट एज यूजुअल बिल्डर्स सेलिंग फ्लैट एज पैकेज लाइक 70 लाख ऑल इंक्लूसिव। इफ द बायर हाईलाइट सच टाइप ऑफ पॉइंट देन द सेल्स टीम टोल्ड अस सर हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है। तो उनको प्रेम से बोल दीजिए ब्रह्मदेव जी, अगर आपके यहाँ ऐसा चलता है तो हम आपके यहाँ नहीं खरीद सकते हैं। क्या ज़बरदस्ती भाई, पैसा आपका है, 60, 70, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं और आप उसके टर्म पे खरीदेंगे। हाँ ठीक है, उसका टर्म है, अगर वो आप उससे कन्विंस फील करेंगे तो ही आप लगाइए, नहीं तो क्या ज़रूरत है, मत लगाइए। तो ऐसी जगह जो आज आपको तवज्जो नहीं दे रहा, पैसा देने के बाद क्या तवज्जो देगा, है ना। जिसको पैसा चाहिए वो तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, आपकी बातों को ध्यान में रखता है। पैसा मिलने के बाद तो जो मिल भी रहा वो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी जगह से आप तौबा ही करिए, हाथ जोड़िए, आगे निकलिए और कहीं एक्सप्लोर और करिए। और जब बात आती है यार ये तो बाद में ऐसा हो जाएगा, ऐसा कह देंगे, क्या होगा, तो इस बात का ये ध्यान रखिए। अगर आपको जैसे एक सेटअपमेंट में ये लगता है कि भाई मुझे बेडरूम में ही अपना एक वर्क फ्रॉम होम का जो है स्पेस निकालना है, अब उसके लिए मुझे बेडरूम की साइज़ 14x12 की चाहिए, यहाँ पे डायमेंशन मेरा मैच कर रहा है। लेकिन अब हो सकता है कि बाद में जैसे मैंने टाइल बताया वो कम होता है, कई बार आपको बताया जाता है कि भाई ये वॉल के थिकनेस में चला गया, उसके प्लास्टरिंग में चला गया, तो आपकी जो नीड है, मान लीजिए 12x14 का आपको बेडरूम चाहिए था, तो आप थोड़ा ज़्यादा 12.5x14 का या फिर 13x15 के बेडरूम को जो है आप फिल्टर डाउन करिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आधा फिट जोड़ लीजिए, जो दे रहा हो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, उसकी लेगेसी अच्छा, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास वो बफर होगा। आपको डे 1 पता है कि समस्याएं हो सकती हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए आज ही आप अगर मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं फील करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपको जो है आप यू विल नॉट फील चीटेड, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए पहले ही इन चीज़ों को वेरीफाई करिए। ब्लूप्रिंट देखिए उसका, अमूमन आपको लेआउट का ब्लूप्रिंट महारेरा पे मिल जाता है, उसको आप देख लीजिए। कहीं कुछ समस्या तो हमें कमेंट में लिख के बताइए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म में लिख के भेज दीजिए। आगे जो है अगेन हीलिंग ह्यूमन करके शायद इनके चैनल का नाम है, कृपा करके आप लोग अपना नाम जरूर लिखें जिससे चीज़ें अच्छी लगें, लोगों को भी सुन के अच्छा लगे। आपने लिखा डियर सर आप बढ़िया काम कर रहे हो, आपको ये बात पता होगी कि कितना बेहतरीन क्वालिटी का काम सारे डेवलपर्स कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि
सर जी कि यह वीडियो इस बात पर बनाओ। देखिए, पुणे में इतने बुद्धिजीवी करोड़ों रुपए लगाकर घर खरीद रहे हैं, सबको पता चले क्या चल रहा है। लोगों को 1 करोड़ रुपए देकर भी कितना कुछ सहन करना पड़ता है। देखिए सर, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। समस्या ये होती है कि हम चीज़ों को जो है स्क्रूटनाइज करना, उसके बारे में समझना तब चालू करते हैं जब खरीद लेते हैं। बहुत कम लोग देखने में आते हैं जो पहले चीज़ों को समझ के जो है फिर खरीदते हों। हम पहले समझते क्या हैं कि नहीं नहीं, मेरे बजट में कहाँ मिलेगा, कौन कितना निगोशिएट कर रहा है, कहाँ पे हमें जो है अच्छा खासा फैंसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जहाँ शो ऑफ ज़्यादा हो रहा है, कौन मुझसे प्यार से बात कर लिया। ये सारी मतलब ये जो चीज़ें हमारे लिए इम्पैक्टफुल नहीं है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है घर खरीदना। तो इसके खरीदने के प्रोसेस में इमोशन मत डालिए। घर खरीद लीजिए, उसमें अपने तीज त्यौहार जितनी चीज़ें, उसमें आप इमोशन लगाइए, परिवार के साथ इमोशन अटैचमेंट रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन खरीदने का जो प्रोसेस है उसमें इमोशन को मत इन्वॉल्व करिए, उसमें समझदारी दिखाइए, सारी चीज़ें समझिए तभी खरीदिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने पैसे लगा दिए, अब आपको समस्याएं पता चलती जा रही हैं, आप उसको लेके फेड अप हो रहे हैं, रिग्रेट फील क्या कर लेंगे आप, कैंसिलेशन करेंगे तो आपको जो, जैसे अभी एक जन ने शायद पूछा भी था स्टैम्प ड्यूटी, वो 6 महीने साल भर का ही उसमें टाइम होता है कि जब आप रिफंड ले सकते हैं, उसके बाद आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। पहले अपने आप को एजुकेट करिए, समय लगता है लगने दीजिए, आपका पैसा कहीं भाग नहीं जाएगा। कोई प्रॉपर्टी 1-2 लाख रुपए महंगी भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो कल को समस्याएं तो नहीं होंगी, रिग्रेट तो नहीं फील करना होगा। साथियों, आशा करते हैं आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे ये जानकारियाँ तमाम लोगों तक पहुँचती रहे, और अपना आशीष सौदा घर पर बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।